फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट क्लासेस विद अवनी। आई होप सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने कोठारी आयोग के बारे में बात की थी और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे मैकॉले की शिक्षा नीति हो, हंटर आयोग हो, वुड का घोषणा पत्र हो, ऑकलैंड की शिक्षा नीति हो, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी प्लीज़ देखिए इसके बाद, क्योंकि वो सब भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये वाले सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनसे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर इसके बाद मेरी वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाया जा सके। और उनका मेन फोकस कहाँ था? ग्रामीण क्षेत्रों पर, महिलाओं पर, पिछड़े समुदायों पर जैसे SC ST, वंचित वर्गों पर, जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से बनाई गई एक महत्वपूर्ण नीति है। इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। यह नीति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित वर्गों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती थी। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव और योजनाएं लागू की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, महिलाएं हो, पिछड़े वर्ग हो या कोई भी कमजोर वर्ग हो। ठीक है, तो इस नीति का लक्ष्य हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों तक। तो मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्रों, कमजोर वर्गों, महिलाओं, इन सब पर था। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी शुरू किया गया, जिसमें क्या किया गया? कुछ बुनियादी सुविधाएं दी गई, जैसे ब्लैक बोर्ड, शिक्षक सामग्री। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं समान शिक्षा के अवसर। तो अभी हमने देखा था कि सभी तक शिक्षा पहुंच पाए, अब है कि सभी तक समान शिक्षा को पहुंचाया जा सके, सभी को समान अवसर मिल सके। नीति के ने सभी के लिए समान अवसरों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के लिए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाई जाए, जिससे बच्चा अगर किसी वजह से उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है, किसी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो फिर भी उसके पास एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन रहे फ्यूचर में, तो उसको ऐसी स्किल्स सिखाई जाए। तो व्यावसायिक शिक्षा दी जाए बच्चों को। इसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण, यानी टीचर्स के ट्रेनिंग की बात की गई है कि शिक्षकों की समय समय पर प्रशिक्षण किया जाए, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार आए और बच्चों को वो बेहतर शिक्षा दे पाएं। तो इसके लिए डाइट की स्थापना की गई, जिसे हम बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिससे जो शिक्षक हैं वो सेवा के दौरान प्रशिक्षण उन्हें मिल पाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं उच्च शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। उसके लिए कुछ विशिष्ट स्थानों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात रखी गई। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई, जिससे उनके पाठ्यक्रम में, उनके प्रबंधन में इनोवेशन आ सके, क्रिएटिविटी आ सके, नवाचार आ सके, लचीलापन आ सके। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्र शिक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर राष्ट्र शिक्षा प्रणाली पर भी जोर दिया गया है। 10+2+3 प्रणाली, जिसमें 10 साल की स्कूली शिक्षा थी, 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा थी और 3 साल की स्नातक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्र शिक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दिया गया है। तो देखते हैं नीति ने एक समान शिक्षा प्रणाली की वकालत
की, जिसमें 10+2+3 प्रणाली 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की स्नातक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और साथ ही यहाँ पर सामान्य पाठ्यक्रम को शामिल करने की बात की गई है, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं, सामान्य पाठ्यक्रम और मूल तत्वों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे भारतीय मूल्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, जैसे टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ। तो देखते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जैसे टीवी और रेडियो के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर है प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम। तो जो कुछ आयु वर्ग के बच्चे लोग हैं, जैसे 15 से 35 वर्ष के, जिन्हें किसी वजह से शिक्षा नहीं मिल पाई, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है, प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है। इस नीति में अधिकार, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ध्यान। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए पहले से तैयार किया जा सके, उन्हें बुनियादी शिक्षा मिल सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए, जिससे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा सके। तो देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, जिसे एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के रूप में माना जाता है, को मान्यता दी गई ताकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से पहले आवश्यक बुनियादी शिक्षा मिल सके। आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। तो क्या है ये? बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप है, उसका अपडेटेड फॉर्म है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए, उनको लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को लाया गया। और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली को और भी ज़्यादा अधिक समावेशी बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। तो देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित संस्करण है। इसे 1986 की नीति में किए गए सुझावों और समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवत्ता संपन्न और रोजगार परक बनाना था। इस नीति ने शिक्षा को सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ा। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा। तो कुछ ऐसे गांव थे जहां पर स्कूल नहीं थे, तो वहां पर स्कूलों को स्थापित किया गया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, स्कॉलरशिप्स दी गई, जिससे हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल सके। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यदि एक गांव में पहले कोई स्कूल नहीं था और बच्चे पढ़ाई से वंचित थे, तो इस नीति के तहत उस गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया ताकि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसके अलावा बालिकाओं को स्कूल तक पहुंचाने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वयस्क साक्षरता। यहाँ पर वयस्क की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। जो कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ आर्थिक कारणों की वजह से या और कोई ऐसे कारण रहे होंगे, उन्होंने कभी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, कभी स्कूल नहीं देखा, तो उनके लिए शाम की पाठशालाएं या रात के समय उनके लिए शिक्षा का आयोजन किया गया ताकि वे भी पढ़ लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर 9-10 क्लास के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स सिखाने की बात की गई है, चाहे सिलाई हो, बढ़ईगिरी या कंप्यूटर जैसी तकनीक, ताकि जो बच्चे उच्च शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं वो फिर भी स्कूल के बाद नौकरी के लिए तैयार हो पाए। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं। नीति के तहत कक्षा 9 या 10 के छात्रों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, बढ़ईगिरी या कंप्यूटर जैसी तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जाएं, इससे वे स्कूल के बाद नौकरी पाने के लिए तैयार हो सके। अब है महिला शिक्षा। तो कुछ गांव में जहां पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनके लिए हॉस्टल्स खोलने की बात की गई है जहां पर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो किसी गांव में जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, वहां आवासीय विद्यालय हॉस्टल्स खोले गए जहां लड़कियों को मुफ्त में रहने और पढ़ने की सुविधा मिली। यह नीति बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद है समानता और समावेश। तो यहाँ पर जहाँ पर गांव में अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, वहाँ पर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, फ्री किताबें और बहुत सारी सुविधाएं जैसे मिड डे मील, ये सारी सुविधाएं दी गई, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को ना छोड़े, बीच में उनकी पढ़ाई जारी रहे और वे शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। इसके बाद है उच्च शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा में सुधार की बात की गई है। तो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू की गई। कॉलेज विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया, जिससे जो बच्चे शिक्षा लेना चाह रहे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको इसकी सुविधा मिल सके। तो देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाई गई और छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होगा। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। देखो, तो 2023 में इससे सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताना है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आप इनमें कोई भी बिंदु लिख सकते हो, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, समान शिक्षा के अवसर, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, या फिर आप लिख सकते हो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो आप ये सारी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद है 2020 में एक और क्वेश्चन आया, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो आपके सामने ऑप्शन से कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। तो इसका आंसर है नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यशपाल समिति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज वाली वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ा भी कुछ आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।